बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। पिछली वीडियोस में हमने बेसिक पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर डिटेल के साथ डिस्कस किए थे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। इस टॉपिक के अंदर हम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक ऐसी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे जिसके ज़रिए हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होने वाली इंड्यूस ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर को जो हम वोल्टेज देते हैं वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होते हैं और वो उनकी जो वेव होती है वो साइनोसाइडल होती है। इसी तरह इन वोल्टेज के नतीजे में जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में से करंट गुजरता है वो भी अल्टरनेटिंग करंट होता है और उसकी वेव भी साइन वेव होती है। तो करंट के गुजरने से जो फ्लक्स पैदा होता है प्राइमरी वाइंडिंग में, उसकी वेव भी साइनोसाइडल होगी। तो शक्ल के अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने एक फिगर दिखाई हुई है, इसमें हमने साइनोसाइडल वेव दिखाई हुई है। असल में ये जो साइनोसाइडल वेव है ये फ्लक्स की साइनोसाइडल वेव है और इसका एक मुकम्मल साइकिल दिखाया हुआ है। ठीक है, फ्लक्स जो है अपनी मिनिमम पोजीशन से स्टार्ट होता है, फिर पॉजिटिव साइकिल की तरफ मैक्सिमम पोजीशन पर जाता है। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन है जहाँ पर मैं ये गुड लगा रहा हूँ, और उसके बाद वो दोबारा अपनी मैक्सिमम पोजीशन से दोबारा मिनिमम पोजीशन की तरफ आकर ज़ीरो हो जाता है। फिर वो नेगेटिव साइकिल की तरफ अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर जाता है। ये जो है जहाँ पर मैं ये निशान लगा रहा हूँ ये इसकी नेगेटिव साइकिल के अंदर मैक्सिमम पोजीशन है और दोबारा फिर ये ज़ीरो हो जाता है। इस तरह जो हमारी वेव बनती है वो साइनोसाइडल वेव बनती है। अब फ़र्ज़ कर लें नंबर ऑफ़ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो टर्नों की तादाद है उसको मैं N1 या NP कह देता हूँ। ठीक है, हम फ़र्ज़ कर रहे हैं। इसी तरह सेकेंडरी वाइंडिंग की जो टर्नों की तादाद है उसे हम N2 या NS कह देते हैं। ठीक है जी। इस तरह हमारी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, जो हमने फ्रीक्वेंसी दी हुई है ट्रांसफार्मर की इनपुट के ऊपर, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो F है। ठीक है, कोर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम A कह देते हैं, और इसी तरह मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, ठीक है, जो कोर के अंदर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है उसको हम BM कह रहे हैं। ठीक है, B से मुराद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और M से मुराद मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो है वो BM है। इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन वाइबर, अब कोर के अंदर जो फ्लक्स पैदा होगा वो भी मैक्सिमम होगा क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है, इसीलिए उसे हम क्या कह रहे हैं, फाई एम। फाई का मतलब फ्लक्स और एम का मतलब मैक्सिमम, और इसका जो हमारे पास फार्मूला आ जाता है वो आता है ए इंटू बी एम। ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कोर का, और बी एम जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है कोर के अंदर। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है। ये फार्मूला पिछले सब्जेक्ट्स में आपने मैग्नेटिक सर्किट के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है जी। अब अगर हम दोबारा साइन वेव पर आते हैं, अगर आप साइन वेव पर देखें तो इसमें जो फ्लक्स है वो अपनी मिनिमम पोजीशन यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव साइकिल के अंदर वो मैक्सिमम पोजीशन पर जाता है, यानी कि ये वाली साइड जो है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, वैसे तो ये एक मुकम्मल साइकिल है, ये ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है और नीचे वाला जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो फ्लक्स जो है वो अपनी ज़ीरो पोजीशन से पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर मैक्सिमम पोजीशन पर जाता है और दोबारा क्या हो जाता है, दोबारा ज़ीरो हो जाता है। फिर इसी तरह वो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर अपनी मिनिमम पोजीशन यानी ज़ीरो, ये वाली जो पोजीशन है ये कौन सी है, ये ज़ीरो है। ज़ीरो से दोबारा जो है वो नेगेटिव पोजीशन में मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाता है और दोबारा ज़ीरो हो जाता है। ठीक है जी। इस तरह ये जो वेव बनती है इसको साइनोसाइडल वेव कहते हैं। और अगर आप देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर जो हमारा फ्लक्स है वो ज़ीरो से मैक्सिमम पोजीशन की तरफ जो जाता है वो इस साइकिल के फोर्थ पार्ट के अंदर जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितना जो यहाँ पर जो साइकिल बनता है वो जो जो है वो साइकिल का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, इस तरह इस फोर्थ पार्ट के लिए जो हमारे पास टाइम बनेगा वो 1/4f सेकेंड बनेगा। ठीक है, यानी कि फ्लक्स जो है वो ज़ीरो पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन की तरफ जो जाता है वो कितने टाइम में जाता है, 1/4f सेकेंड के अंदर। ठीक है, यही चीज़ है यहाँ पर बताई गई है कि अगर आप शक्ल में देखें तो फ्लक्स अपनी ज़ीरो पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन की तरफ जो जाता है उसमें जाने के लिए वो कितना टाइम लगाता है, 1/4f। अब आपको याद होगा जो टाइम पीरियड है उसका फार्मूला 1/f होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के। ठीक है, इसी तरह टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी के क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो टाइम निकलता है वो टाइम निकलता है 1/4f। ठीक है, सेकंड में ये टाइम निकलता है। अब हमारे पास यहाँ से अगर आप देखें तो फ्लक्स भी आ गया, फ्लक्स हमारे पास क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है, और टाइम भी आ गया, टाइम क्या है, 1/4f है।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है हम इसमें इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला डाल के हम उस इंड्यूस ईएमएफ को मालूम करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने यही लिखा हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर टन। अच्छा एक चीज़ और याद रखें, ये जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ 1 टन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर टन का मतलब क्या है, सिर्फ 1 टन की ये बात हो रही है। ये जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस आएगी ये 1 टन का आएगा और ये एवरेज इंड्यूस ईएमएफ होगी, ठीक है। इसी तरह एवरेज ईएमएफ इंड्यूस पर टन जो है वो डी ओवर डी टी, ठीक है। डी ओवर डी टी जो है वो क्या है जी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो इसमें अगर हम देखें डी फाई की जगह मैंने फाई एम डाल दिया है, मैक्सिमम फ्लक्स डाल दिया है, और डी टी की जगह जितने टाइम में वो 0 से मैक्सिमम वैल्यू पर जाता है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया 1/4f, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम ये जो नीचे बटे में 4 है यहाँ पर इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 4f/m वोल्ट आ जाता है। लेकिन याद रहे ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये पर टन है और एवरेज वैल्यू है, ठीक है। इंड्यूस होने वाली ईएमएफ की ये क्या है, एवरेज वैल्यू है और पर टन की वैल्यू है। इसी तरह साइनोसाइडल वेव के लिए आपको पता है कि फॉर्म फैक्टर जो है वो बराबर होता है आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, ठीक है। इस फार्मूले से अब हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से अब हम आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस पर टन जो है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा है कि 1.11 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 4f/m से, ठीक है। 4f/m जो है वो एवरेज वैल्यू है। अगर आप ये फॉर्म फैक्टर वाला फार्मूला देखें तो यहाँ से मैं आरएमएस वैल्यू निकाल सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू जो बटा में है इसको 1.11 के साथ मल्टीप्लाई किया करेंगे, ठीक है। वही चीज़ मैंने की है कि आर एम एस वैल्यू ऑफ ई एम एफ इंड्यूस पर टन इज इक्वल टू, उसको मैं ई कह रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 1.11 मल्टीप्लाई बाई 4f/m। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4.44 f/m वोल्ट आ जाएगा। अब याद रहे ये जो आर एम एस वैल्यू जो है ना, आर एम एस वैल्यू ऑफ ई एम एफ इंड्यूस की ये पर टन की है, ठीक है, 1 टन की है, यानी कि 1 टन की अभी हमारे पास आई है। अब इसी तरह हमारे पास प्राइमरी की भी टर्नें हैं और सेकेंडरी की भी टर्नें हैं। प्राइमरी की टर्नों को मैं यहाँ पर N1 ले रहा हूँ और सेकेंडरी की टर्नों को N2 ले रहा हूँ। इसीलिए फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि आर एम एस वैल्यू ऑफ ई एम एफ इंड्यूस इन प्राइमरी, प्राइमरी में जो इंड्यूस ई एम एफ हुई है वो मैं क्या उसको क्या कह रहा हूँ, मैं E1 कह रहा हूँ। ई एम एफ इंड्यूस पर टन यानी कि 1 टन के अंदर होने वाली ई एम एफ इंड्यूस मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न। तो मैंने यही किया है, यहाँ पर 4.44 f/m को मैंने N1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मेरे पास जो इक्वेशन जो बन गई है वो यहाँ पर बन गई है 4.44 N1/m और f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। एक मरतबा मैं दोबारा बता दूं आपको, 4.44 N1, f का मतलब फ्रीक्वेंसी और 5m का मतलब मैक्सिमम फ्लक्स। अब जो ये मेरे पास आरएमएस वैल्यू आई है ये पूरी वाइंडिंग की आ गई है, ठीक है, क्योंकि पूरी वाइंडिंग की तादाद को हमने क्या कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। इसी तरह हम आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी, अगर हमने सेकेंडरी में होने वाली इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए भी हम यही करेंगे कि 4.44 f/m को N2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है। तो मेरे पास जो सेकेंडरी के लिए जो इक्वेशन बनी है वो बनी है 4.44 N2 f/m वोल्ट, ठीक है, ये वोल्ट के अंदर आ जाएगी। एक चीज़ याद रखें, जब हम सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ईएमएफ दोनों वाइंडिंग के अंदर इंड्यूस होती है, ये चीज़ याद रखें। अब आप यहाँ कहेंगे कि प्राइमरी को तो हम वोल्टेज देते हैं, ठीक है, चलो मान लिया सेकेंडरी के अंदर जो है ना वोल्टेज इंड्यूस होती है, लेकिन प्राइमरी में कैसे होते हैं, ये हमेशा याद रखें। जब भी आप किसी भी वाइंडिंग के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होती है। जैसे डीसी मोटर के अंदर आपने पढ़ा था बैक ईएमएफ, ठीक है, आप क्या करते हैं डीसी मोटर के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसकी मुखालिफ सिमत के अंदर जो है एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। इसी तरह ट्रांसफार्मर के अंदर भी, प्राइमरी के अंदर जब आप उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसकी भी एक बैक ईएमएफ आती है जिसे हम ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। वही चीज़ है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये मिकदार में अप्लाइड वोल्टेज से कम होती है, ठीक है, लेकिन सिमत में उसके बिल्कुल क्या होती है, मुखालिफ होती है। इस तरह हमारे पास 2 ईएमएफ इंड्यूस हो जाती हैं, एक प्राइमरी के अंदर और एक सेकेंडरी के अंदर। सेकेंडरी वाली इंड्यूस जो है वो उसको हम बाहर लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है।
तो इस टॉपिक में हमारा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर मुकम्मल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।